नमस्कार साथियों, एग्री पेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 27 फरवरी है और कल 28 फरवरी यानी कल आपका कृषि अर्थशास्त्र कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम जो है वो कल होने वाला है 28 फरवरी को। दोस्तों, ये मैं आपको एक मॉडल पेपर आज दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप इसको तैयार करेंगे। यूपी बोर्ड ने इसको जारी किया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन। दोस्तों, पैटर्न तो नहीं बदलेगा, पहले जैसे क्वेश्चन आते थे वैसे ही आएंगे। दोस्तों, इसको आप तैयार करेंगे और 95% संभावना है कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको छपे हुए मिलेंगे। वीडियो दोस्तों छोटी ही रहेगी, सारे क्वेश्चंस का उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन इन प्रश्नों को आपको जरूर तैयार करना है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले बहुविकल्पी सेक्शन यहाँ पर आ चुका है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा यानी वेल्थ डिफिनेशन किसने दी थी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मार्शल मार्शल साहब, यानी अल्फ्रेड मार्शल। सॉरी दोस्तों, सॉरी, मार्शल नहीं, यहाँ पर एडम स्मिथ हो जाएगा। इन्होंने दी थी वेल्थ डिफिनेशन। जो दोस्तों जो मार्शल थे उन्होंने तो कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी, यानी वेलफेयर डिफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ की बुक आई थी साल 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं उसे। उसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मार्शल साहब की पुस्तक आई थी साल 1890 में। 1890 में इनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है। तो जब टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। यहाँ पे देखते हैं, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है 0। ये आपका राइट हो जाएगा। आगे आ रहा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष, यानी जो नीति आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो नीति आयोग है वो 2015 में जो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग का नाम बदलकर साल 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में नीति आयोग उसका नाम रख दिया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचवर्षीय योजना अंतिम अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो आपको लिख देना है 2012 से 2017 वाली जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। योजना आयोग का गठन 1950 में, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। आगे सामान्यतः मांग यानी डिमांड घटती है जब कीमत बढ़ती है, कीमत घटती है, कीमत अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब कीमत घटेगी तब तो मांग बढ़ेगी, मांग घटेगी नहीं। जब कीमत बढ़ेगी तब मांग घटेगी। तो यहाँ पे है सामान्यतः जब मांग घटती है, यानी मांग कब घटेगी, तो मांग घटेगी तब कीमत जो बढ़ेगी, यानी कोई भी वस्तु उसका मूल्य जो है वो जब बढ़ेगा तभी तो उसकी डिमांड नहीं कोई करेगा, तभी उसकी मांग कम होगी। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाए। यहाँ पर अर्थशास्त्र में आपको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, इसमें सोचना पड़ता है आपको। तो ये हो जाएगा जब कीमत बढ़ती है। आगे आभासी लगान का प्रतिपादन, तो वो माल्थस साहब ने किया था। अगला निश्चित उत्तर, यानी एक लाइन में आपको आंसर देना है। उत्पादन के 2 साधन, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। 2 आपको लिख देना है इन्हीं में से। उपयोगिता पूछा जा रहा है, यानी यूटिलिटी। उपयोगिता को अर्थशास्त्र की भाषा में तुष्टि गुण कहा जाता है, तुष्टि गुण। तो ये हो जाएगा किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। आगे पूछा रहा जाए पूंजी यानी कैपिटल का क्या अर्थ है। तो पूंजी यानी धन का वह भाग जो मतलब जिसमें और अधिक धन उत्पन्न करने की क्षमता हो या शक्ति हो, उसे पूंजी कहते हैं। दोस्तों सारा पूंजी यानी जो कैपिटल होता है, पूरा यानी पूरा कैपिटल या पूंजी धन होता है, लेकिन पूरा धन पूंजी नहीं होता। पूरा कैपिटल, पूरा पूंजी, सब पूंजी धन होता है, लेकिन सब धन पूंजी नहीं होता, क्योंकि वही धन पूंजी होता है जो और अधिक धन उत्पन्न की क्षमता रखे। जैसे पंखा है, पंखा आपके घर में लगा है तो वो धन है, पूंजी उसे नहीं कह सकते आप। लेकिन वही पंखा अगर कारखाने में या मिल में लगा है तब वो पूंजी हो जाएगी। पूंजी दोस्तों वस्तुओं के रूप में भी होती है। जैसे किसान को कहा जाता है कि ये हल है, ये ट्रैक्टर आपकी पूंजी है, तो वो पूंजी हो जाएगा। पूंजी की परिभाषा आपको मैंने बता दिया कि धन का वह भाग जिसमें और अधिक धन उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे पूंजी कहते हैं। आगे विनिमय के 2 लाभ, विनिमय यानी एक्सचेंज। तो विनिमय यहाँ पर हो जाएगा कि
वस्तुओं और सेवाओं का ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। या कम आवश्यक वस्तुओं के बदले अधिक आवश्यक वस्तुओं के आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं। आगे विनिमय का दो लाभ तो हो जाएगा कि दोनों की यानी दोनों पक्षों की संतुष्टि होती है, दोनों पक्ष जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, ऐसे ही आपको लिख देना। आगे सहकारिता यानी कोऑपरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों कुछ लोग सहकारिता कोऑपरेशन होता है, कॉरपोरेशन नहीं। आप कॉरपोरेशन कहेंगे तब तो निगम हो जाएगा। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब सहकारिता होता है। तो सहकारिता का अर्थ तो बहुत ही साधारण, मैं आपको एक लाइन की परिभाषा बताता हूँ, कोई गलत उसको नहीं कर सकता। तो आप वहाँ पे लिख देंगे कि संगठन द्वारा बनाई गई प्रभावपूर्ण आत्म सहायता को सहकारिता कहते हैं। और आगे आपको इकोनॉमिस्ट का यानी अर्थशास्त्री का नाम लिख देना है। होरेस प्लैंकेट ने इसको कहा था। होरेस प्लैंकेट ने इस डिफिनेशन को बताया था। तो यहाँ पे आर्थिक नियोजन यानी जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसका आपको परिभाषा लिखना है। मांग के नियम को समझाइए। यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन, तो दोस्तों मांग यानी जो डिमांड होता है उसके दोस्तों नियम, दोस्तों पूरा एक चैप्टर दिया गया है हम लोग की किताब में, मांग के नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मांग के नियम जरूर आता है, पूर्ति के नियम भी कभी कभी आता है, लेकिन मांग का नियम जो है वो अधिकतर आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो मांग यानी क्या होता है कि जब कीमत बढ़ती है किसी वस्तु की, यानी जब कीमत यानी प्राइस जब बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड होगी वो घटेगी। ओके। और जब प्राइस यानी कीमत घटेगी तो डिमांड उसकी बढ़ेगी। ये शॉर्ट में मांग का नियम यही कहता है। लेकिन अति लघु उत्तरीय में दिया है 10-12 लाइन में आपको लिख देना है। अति लघु उत्तरीय में यानी 20 शब्दों में लिखना है। आगे सामाजिक परिवर्तन के दो कारण लिखना है। आगे क्या दिया है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है। कृषि में पूंजी का महत्व, तो वो आपको लिख देना है। उपभोग को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों उत्पादन यानी प्रोडक्शन और उपभोग यानी कंजप्शन। दोस्तों एक एक लाइन की परिभाषा आपको एक याद है तो आप दूसरा लिख लेंगे। तो तुष्टि गुण मैंने आपको बताया उपयोगिता, तो वस्तु की तुष्टि गुण में वृद्धि करना यानी इंक्रीज करना, या तुष्टि गुण का सृजन करना यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसको कहते हैं उत्पादन। और तुष्टि गुण में कमी करना, तुष्टि गुण में कमी करना तो वो हो जाएगा उपभोग, यानी वस्तुओं के तुष्टि गुण में कमी करने को उपभोग या कंजम्पशन कहते हैं। आगे लघुत्तरी प्रश्न, आवश्यकता का अर्थ तथा उनके लक्षणों को बताइए। तो दोस्तों आवश्यकता इच्छा, दोस्तों एक हम लोगों में पूरा एक चैप्टर ही है। तो आवश्यकता यानी वांट, वांट्स को आवश्यकता कहा जाता है और डिजायर को इच्छा कहा जाता है। वांट्स यानी आवश्यकता और डिजायर मतलब इच्छा। तो मैं अभी ट्रिक से आपको याद कराता हूँ। आवश्यकता अगर यानी परिभाषा आपको लिखना है तो पहले तो आवश्यकता को लिखने के लिए आपको इच्छा यानी डिजायर जानना जरूरी होता है। तो डिजायर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को पाने की लालसा, जो किसी कार्य को करने या किसी वस्तु को पाने की कामना जो मनुष्य सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में उठती है उसे इच्छा कहते हैं। और जब इच्छा जो होती है, इच्छा यानी डिजायर, तो जब इच्छा, आवश्यकता एक आपको फार्मूला है आवश्यकता यानी वांट का, तो फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं। यानी आवश्यकता यानी वांट, आवश्यकता बराबर इच्छा धन साधन धन तत्परता। तो आपको याद करना है आवश्यकता बराबर ईसात, आवश्यकता बराबर ईसात, तो हो जाएगा इच्छा साधन तत्परता। तो आप कर देंगे कि वह इच्छाएं, मतलब सभी आवश्यकताएं प्रारंभ में इच्छाएं ही होती हैं। तो वह आवश्यकताएं जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य के पास, मतलब इच्छा तो है ही, साधन भी है, मनुष्य के पास साधन भी है और तत्पर भी है साधनों को खर्च करने के, उसे कहते हैं आवश्यकता। तो हो जाएगा कि वे इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन भी हैं तथा मनुष्य उन्हें व्यय करने के लिए तत्पर भी है, उसे आप कहते हैं आवश्यकता यानी वांट। आगे श्रम, श्रम का अर्थ लिखना है, इसकी विशेषता यानी श्रम यानी लेबर। तो दोस्तों ये जो लेबर यानी श्रम है ये उत्पादन का दूसरे नंबर का उपादान है और इसका साधक लेबरर होता है यानी श्रमिक होता है। श्रमिक को मजदूरी मिलती है उसकी,
तो यहाँ पर श्रम का अर्थ तो हो जाएगा वह मानसिक अथवा शारीरिक प्रयत्न जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे श्रम कहते हैं। दोस्तों पहले सिर्फ इसमें मतलब शारीरिक प्रयत्न को ही लिया जाता था, लेकिन इसमें मानसिक प्रयत्न भी आता है। जैसे टीचर है वो पढ़ा रहा है बच्चों को, वो एक श्रमिक है। यानी जो अध्यापक होते हैं दोस्तों वो भी श्रमिक ही होते हैं, क्योंकि वो मानसिक प्रयत्न करते हैं धन कमाने के लिए, तो वो होते हैं श्रमिक। और शारीरिक प्रयत्न यानी जो मजदूरी करते हैं, जो मतलब उन लोगों को जैसे घर और बनाते हैं, वो शारीरिक प्रयत्न करते हैं, तो वो भी श्रमिक है। तो हो जाएगा वह शारीरिक अथवा मानसिक प्रयत्न जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे श्रम कहते हैं। आगे है इनकी विशेषता। तो श्रम जो है वो गतिशील है। श्रम क्यों गतिशील है तो वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान लैंग्वेज में। क्योंकि श्रमिक गतिशील है इसलिए श्रम गतिशील है, क्योंकि श्रमिक जो लेबरर है वो जब गतिशील है क्योंकि वो आ जा सकता है कहीं, तो जब वो आ जा सकता है श्रम भी गतिशील है। ये आपको इनकी विशेषताएं ऐसे ही 4-5 विशेषता लिख देना। उत्पादन के 5 महत्व लिखना है, 4 नंबर के लिख सकते हैं आप। मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या, यानी रॉबिन्स ने इनकी परिभाषा की व्याख्या की थी अपने बुक में, तो वो आपको लिख देना। मार्शल ने, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, वेलफेयर डिफिनेशन यानी कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी। इनकी बुक 1890 में आई थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बाजार या अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे तो ये वाला और अच्छा लग रहा है, ये और भी अच्छे से कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बाजार का अर्थ तथा इसका वर्गीकरण। तो बाजार का अर्थ आप लिख सकते हैं कि ऐसा स्थान जहां पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां सक्रिय होते हैं उसी को बाजार कहते हैं। और बाजार का वर्गीकरण कई आधार पर है, जैसे क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर होता है 4 प्रकार का बाजार होता है, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अब ऐसे ऐसे 4-5 आधार की बाजार होती हैं, वो आप सभी को यहाँ पर लिख लेना। आगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। दोस्तों ये मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप तैयार कर लेंगे इसको। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है तथा इस समस्या को दूर करने के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि एक तो कारण आपका हो जाएगा कि उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर, यानी जन्म दर जो ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, यानी जितना जन्म हो रहा है भारत में उससे कम मृत्यु हो रही है। और एक और आप कर सकते हैं कि निम्न साक्षरता दर। और हाँ, और ये समस्या को दूर करने के कारण एक और भी हो सकता है कि यहाँ की जो पब्लिक है यानी जनता है, वो कार्यकुशल ज़्यादा नहीं है। तो ये यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि, वो तो बेरोजगारी का, ऐसा आप लिख सकते हैं। पर सहकारिता के अगला है, अथवा में दिया है, सहकारिता के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्पत्ति ह्रासमान नियम, ये दोस्तों प्रतिफल के नियम जो चैप्टर है उसमें दिया गया है। प्रतिफल के नियम होते हैं 3 नियम, प्रतिफल ह्रासमान नियम, प्रतिफल वृद्धि नियम, प्रतिफल समता नियम। ये बहुत ही आपको डिटेल में लिख देना है, काफ़ी आसान है दोस्तों, आसानी से आप तैयार कर लेंगे। अथवा ह्रासमान तुष्टिकोण नियम की रेखा चित्र, यानी ग्राफ आपको बनाना है। ऐसा ऐसा ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ग्राफ पर आप दर्शाते हैं तो वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। दोस्तों ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। सॉरी दोस्तों मैं पूरा सॉल्व यहाँ पर नहीं करवा पाया हूँ क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इन क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे और ज़रूर 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, पक्का फंसेंगे। मैं कल आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर, जैसे पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे हम। 2 बजे का एग्जाम है, 5:15 बजे तक होगा दोस्तों। 6 से 7 बजे के बीच में मैं आपको क्वेश्चन पेपर वो दिखा दूंगा, देख लेना आप। और दोस्तों आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम जो आपको कल है कृषि अर्थशास्त्र का, मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। हैव अ नाइस डे।